कविता मुंबई के इस मंच पर आपका स्वागत है। कविता मुंबई दस्तावेज इस श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी है। पहले अंक में हमने वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी की कविताएं सुनी। आज फिर हम उनसे कुछ कविताएं सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद कुमार श्रीवास्तव जी कविता मुंबई के इस मंच पर। परिचय तो आपका पहले अंक में विस्तृत हो ही चुका है। अब हम सीधे कविता पाठ से प्रारंभ करेंगे। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद प्रशांत जी। एक कविता है इंतजार। स्वागत। रखे तो दोनों थे एक ही पाल में, दुख और आंखों में मोतिया। मोतिया पहचाना गया, अच्छा। शायद जल्दी पका। क्या बात। टपका कुछ दिन साथ साथ, औंधा फोड़ा, लेकिन दुख नहीं था उसके रिसाव में। दुख पकेगा समय के अंतिम छोर पर, रखा जब होगा औरों के दुखों के साथ। बताया मुझे दुख पकने का इंतजार करते बूढ़े ने, ढके हुए अपनी आंखें सफेद बरौनियों और भौहों के फाहे से। वाह, ये बहुत सुंदर। मोतिया दिखा लोगों को, दुख नहीं दिखा। क्या बात। ये बहुत ही जबरदस्त कविता लगी मुझे। छोटी सी कविता है, अद्भुत। एक कविता है पनाह। जी। बहुत कम बची है याद शुरुआती दिनों की। सरपट रास्तों में वे कहीं गुम हैं। छोटे थे बच्चे, उनके बने कुछ दोस्त। हमने की कोशिशें उनके माँ बाप से दोस्ती की। क्या बात। उम्र कुछ पकी, बने कुछ दोस्त, दोस्ती का मतलब पूछते हुए। बूढ़े माँ बाप ने बनाए कुछ दोस्त। हमने करनी चाहिए उनकी औलादों से दोस्ती, अपनी अपनी जरूरतें तलाशते हुए। अब हम हो रहे हैं बूढ़े, सोचते हुए दोस्त नहीं सिर्फ दोस्ती के बारे में। समझते हुए कि नहीं मिलने चाहिए किसी को कोई भी दोस्त जिन्हें जरूरत है दोस्तों की। जैसे नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी बाहर कहीं पनाह, जिन्हें रहना नहीं आता अपने ही घर में। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। मुंबई जब आया था मैं, जी। तो समझिए कि ये 5वां अटेम्प्ट था डिपार्टमेंट का मुझे बम्बई भेजने का, कहूँ फेंकने का। तो 4 बार तो कैंसिल हो गया था, 5वीं बार जिद पे अड़ गए कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि मेरी जितनी पोस्टिंग्स हुई उसमें 90% पोस्टिंग्स जो थी पनिशमेंट पे तौर पे थी। जी।
डिपार्टमेंट के लोग मुझको हमेशा पनिश करना चाहते थे। मेरा एटीट्यूड कहिए, काम करने का तरीका कहिए, अप्रोच कहिए, एंगल कहिए, वो सब उन्हें नागवार गुजरता था। लेकिन ये बात वो कभी सामने कह नहीं पाते थे, कोई भी, चाहे बॉस हो, चाहे सबॉर्डिनेट हो, चाहे कलीग्स हो। वो सिर्फ भीतर घात करते थे जी। और उसके तौर पर कुछ नहीं होता था तो कम से कम एक ही स्टेशन पर 8-10 पोस्टिंग हो जाया करती थी। उसके बाद फिर शहर बदल कर दिया जाता था। जब बम्बई आया तो उस समय मैं काफी बीमार था। जी जी। और बीमारी ऐसी कि डॉक्टर ने कह रखा था कि भाई किसी ह्यूमिड जगह पे मत जाइएगा। हमने कहा भाई पूरा राजस्थान है, पूरा मध्य प्रदेश है, और भी जगह हैं, कहीं भेज दीजिए। तो बोले नहीं, क्योंकि आपको बम्बई सूट नहीं करेगा इसलिए हम बम्बई ही भेजेंगे। अच्छा। बल्कि एक मेंबर बोर्ड ने तो बुला के कहा, बड़ा सहानुभूति दिखाते हुए, कि जाओ बम्बई, कुछ होने लगेगा तो फिर उसी बहाने हम तुमको वहां से निकाल लेंगे। मैंने उनको समझाया कि जब कुछ होने लगेगा तो आपको निकालने का मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल बम्बई आया तो यहाँ चीजें देखने का नजरिया बदलना पड़ा। जी। हमारे डिपार्टमेंट में कहावत थी कि बम्बई जो है इंडिया के बाहर की चीज है, इंडिया के अन्य शहरों जैसा नहीं है। लेकिन एक अजीब, तो बम्बई पे कुछ छोटी छोटी कविताएं नोट की थी मैंने। जी, स्वागत। एक छोटी सी कविता है पार्क। बहुत थोड़ी जगह है, हमेशा सरपट भागते इस सघरे शहर में। पसीने से लथपथ, बोझ से लदा है, ऊंची इमारतों और हर पल दौड़ते लोगों को ढोता हुआ। सबसे ज्यादा तो वजन है इस शहर के लोगों की इच्छाओं और उनकी उदासी का। इसी के एक कोने में निकली है मुश्किल से 8 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह। लगाई गई है थोड़ी घास, रखे गए हैं कुछ आड़े तिरछे पत्थर। हाँफते हुए कुछ लोग जुट आए हैं, निहारते इस सकरे शहर की इस छोटी सी जगह। भागती हुई पस्त घोड़ी ने अभी अभी जैसे जना है कोई बच्चा, सलोना और चमकदार। वाह, बहुत खूब। ये दूसरी कविता है भीड़। किधर भी जा सकते हैं तमाम लोग, कोई भी हो सकती है दिशा, या फिर नहीं भी। ऊपर से सिरों और नीचे से देखने पर पैरों का समूह समूह हो सकती है भीड़। बहुत मुखर होते हुए भी कुछ न बताते हुए वाह। तमाम चेहरे दिख सकते हैं, खुशी या गम में डूबे, न किसी खुशी न किसी गम का एहसास दिलाते हुए। तमाम लोगों की जिंदगी हो सकती है भीड़, सचमुच किसी जिंदगी के नजदीक न जाते हुए। वाह, बहुत खूब। हम रह सकते हैं सब कुछ देखते, कुछ भी सचमुच न देख पाते हुए। हम भूल सकते हैं अपने ही शब्द, ये देखी जा सकती है जिंदगी सिर्फ कदम दर कदम। पढ़ी जा सकती है कविता सिर्फ शब्द दर शब्द, भीड़ में घुसे अकारण गुनगुनाते हुए। वाह।
भीड़ में भी जो अकेलापन होता है व्यक्ति का। तीसरा है समुद्र। इसमें एक शब्द आता है मेलता, मेलना। ये अवधि का शब्द है। जी। ये शब्द है वीणा में कुछ करवट बदलना। अच्छा। तो ये समुद्र जो है धीरे धीरे मेलता पसर गया है एक समुद्र इस शहर के किनारे। इस शहर के चक्कर में समुद्र का कंठ नीला है और मस्तिष्क अशांत। वाह, बहुत खूब। ज्यादातर लोग चिढ़ते हैं समुद्र की इन बातों से, अपने भीतर हमले के बीज बोते हुए। हर एक इमारत जुटी है इस फेर में कि जमा सके अड्डा ऐन समुद्र की छाती पर, और बाकी इमारतें कर रही हैं अपनी गर्दनें लंबी। शहर के कबाड़ियों का एक गिरोह है, जुटा हुआ दिन रात कि पाट सके कोई कोना, बना सके कोई एक और बुर्ज समुद्र के खिलाफ इस मोर्चे पर। सुबह शाम इकट्ठा होते हैं तमाम लोग समुद्र के किनारे अपनी तैयारियों का जायजा लेते हुए। लेकिन हमेशा की ताक झांक के बीच मौका लगते ही समुद्र छू लेता है शहर को, जानते हुए भी कि अपनी कारोबारी फितरत में एक दिन फटेगा जरूर यह शहर, सबसे ज्यादा उसे ही घायल करते हुए। धमाके के बाद बचे हुए लोगों के बीच होंगी चर्चाएं इस शहर की, और कहा यही जाएगा कि न जाने कहां से आकर पसर गया था एक समुद्र इस शहर के किनारे, अकारण ही बहुत सारी चोटें खाते हुए। मुंबई पर बहुत सशक्त कविता है। एक अद्भुत। कविता है उम्मीद। स्वागत। अपने से पहले खोजनी है जगह, बचा कर रखने के लिए अपनी उम्मीद। सोचता है शहर में थोड़ी सी उम्मीद लिए आया एक आदमी। क्या बचा कर रखी जा सकती है उम्मीद कुछ दिनों तक किसी पेड़ के पास? सोचता है आदमी सबसे कम जगह घेरे इमारतों की छाया और धुएं में घुटते हुए पेड़ों को धीरे धीरे छूते हुए। वाह। क्या बचाई जा सकेगी उम्मीद किसी फुटपाथ के कोने में? सोचता है आदमी अनगिनत पांवों की अनवरत चापों से डरे फुटपाथों को खोजते हुए। बरसात जब आएगी बचा सकेगा अपनी उम्मीद किसी छज्जे के नीचे? सोचता है आदमी इस शहर की इमारतों में कभी न दिखने वाले छज्जे तलाशते हुए। इस शहर में मौसम क्यों नहीं बदलता कुछ ऐसे कि आने वाले मौसम का इंतजार ही काफी हो थोड़ी उम्मीद बचा कर रखने के लिए। वाह, बहुत खूब। सोचता है आदमी दिन में उम्मीद को दोनों हथेलियों में बंद और रात को चादर की तरह ऊपर तानते हुए। ये थी मुंबई के बारे में कुछ कविताएं। कि उम्मीद को चादर की तरह तानते हुए, क्या बात। ये एक कविता पहले संग्रह में है, जी। प्रतिक्रिया। स्वागत। ये
एक मित्र के साथ झगड़ा हो जाने के बाद ये कविता है। जाड़े की धूप खाते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले, खरामा खरामा टहले। रंग बिरंगे सामानों से खचाखच भरी दुकानों और खूबसूरत गहमा गहमी पर उड़ती सी नजरें डाली। एक दूसरे के साथ धीरे धीरे बातें की। एक एक दाने को परखते हुए फूंक फूंक कर मूंगफली खाई। चूने का अंदाज संभालते हुए इत्मीनान से पान खाया। मुंह ऊपर करके कुछ अस्पष्ट सी बातें कहीं। किसी एक ने भी जब किसी के खिलाफ कोई बात कही तो दोनों महात्माओं से निस्संग और बच्चों के भोलेपन से हंसे। एक दूसरे से वापस लौटने के प्रस्ताव का इंतजार करते हुए कभी कभी एक दूसरे को जतन से छुआ, लेकिन पूरे एहतियात से बिल्कुल ही नहीं छुआ उस बात को जिसने एक दूसरे से इतना सहज होने को उकसाया। वाह, बहुत सही। ये दिल्ली पर एक कविता है। जी। दिल्ली एक अखाड़ा है जहां लोग दंड पेलते हैं, मांसपेशियां बनाते हैं अपने शहर में नाम कमाने के लिए। पड़ोसी को लोग देखते हैं, नहीं सॉरी, दिल्ली को लोग देखते हैं पड़ोसी की जवान बेटी की तरह, अपने शहर में सारा स्नेह पाने के लिए। दिल्ली एक मंच है जहां लोग बाने अख्तियार करते हैं असली बाने को संजो कर रखने के लिए। दिल्ली में सब कुछ करते हैं सभी लोग अपने अपने शहर को याद करते हैं। वाह, बाने अख्तियार करते हैं असली बाने को सहेजने के लिए। उसी संदर्भ में एक कविता है वहीं के वातावरण में, जी। सो जाने तक। वे सिर्फ रवाना करेंगे, साथ नहीं आएंगे। जब तुम खाओगे बहुत सी ठोकरें और घेर लिए जाओगे, वे तुम्हारे शोरगुल पर काफी शर्माएंगे। क्या बात, बहुत बहुत अधिक छटपटाते हुए जब तुम भरना चाहोगे चौकड़ी, वे तुम्हें पैरों वाले अंधे और आंखों वाले लंगड़े के किस्से सुनाएंगे। जब तुम जोर लगाकर वापस ले रहे होगे अपनी जमीन, वे कभी संजीदा होंगे, कभी चुपचाप मुस्कुराएंगे। जब तुम बोने लगोगे नई फसलें, वे तुम्हें लागत और नफे का हिसाब समझाएंगे। जब तुम काटोगे अपनी फसल, वे तुम्हारे साथ काटने में शामिल हो जाएंगे। अद्भुत व्यंजना है, जबरदस्त। जो कुछ मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे और तुम्हारे सिरों पर हाथ फेरते हुए तुम्हारे सो जाने तक वे तुम्हारे सरपरस्त कहलाएंगे। वाह, बहुत जबरदस्त कविता है। संबंधों को बिल्कुल पोस्टमार्टम करती है। एक कविता है मन काठ। ये मैं बहुत पहले जब फर्क महसूस करने लगा था अपने गांव के घर और अपने नए परिवेश में, तब नोट की थी इसको।
राह वही मेड़ वही, पेड़ परछाई वही, नहीं लगती फिर भी पहचान करती कोई ठौर। लगता है यहाँ भी अनजाना घिर आया है, गो लौट कर आया हूँ बियाबान से घर की ओर। वाह। कहाँ क्या याद करूं, किसको अब कहाँ खोजूं, नहीं किसी की शक्ल यादों मेल खाती है। लगती नहीं दादी की हंसी निकली अब कलेजे से, बाबा की असीस भी अब छू छुई जाती है। उमग उमग पैर रखने की उम्र में ठोकरों ने बांध दिया पैर की उठान को। क्या बात। हादसे दर हादसे छीनते रहे अपने सब, यकीन दर यकीन खून होता रहा मन का। हम्म, ठंडी सी पड़ती गई पैदाइशी रिश्तों की भी खूब खूब जानी पहचानी तपन। नहीं रही मोहलत कभी दीन मन होने की, अभाव व्यथा बोझ लिए थकता रहा मन। बुझी हुई आंखों के मटमैले पानी में तैर तैर जाता है कठुआया मन। वाह। इस कविता का तो शिल्प ही कुछ अलग है। हम्म। एक रिदम है उसमें। नवगीत भी नहीं है लेकिन कुछ कुछ सांगीतिकता है। कथ्य तो है ही। बहुत सुंदर। कटुआया मन। एक कविता है चुप्पी। जी। ये कविता लिखी गई थी जब मैं पूना में आगा खां पैलेस देखने गया था जी। और दिल्ली से आया था। हम्म, ये कविता है चुप्पी। न कोई बा न कोई बेन, हम्म, अब कोई नहीं बोलता इस आगा खां के महल में। रास्ता इतना सकरा कि पैरों के कहीं और पड़ने की गुंजाइश नहीं, फिर भी वह चुभन नहीं महसूस होती जो हुई थी उस बूढ़े को ले जाते हुए अपने प्रिय साथी और पत्नी के शरीर अंतिम यात्रा पर। हम्म। पेड़ भी चुप हैं जिन्होंने उसे देखा था। इस महल की आंखें खाली हैं लड़ाई में अपने बच्चे खो चुकी अधेड़ औरत की तरह। जब मैं 10 साल का था पहली बार की थी किसी पेड़ से बातचीत। उसी साल कानों में फुसफुसाई थी पहली बार बहन। हम्म। अब 33 साल बाद करना चाह रहा हूं इस अधेड़ औरत से बातें। अगर जिंदा होती बहन इतना आसान होता देना इस इन औरतों को दिलासा। अगर होती रहती पेड़ों से बातें कितना आसान होता भेद जाना हर मौन। पेड़ चुप हैं कलम कर दिए जाने के की दहशत में। बहनें चुप हैं बदनामी के डर से। न कुछ महसूस होता है न कोई बोलता है इस आगा खा के महल में। वाह। बहुत सुंदर। गांधी जी के साथ इतिहास कुछ जुड़ा है आका खां पैलेस। ये कविता है चक्रवात के समय और ये लिखी गई थी पौंडीचेरी और मद्रास के रास्ते में। हम्म, चक्रवात के समय
खींचो और जोर से खूब गहरी सांस। क्या अंदर आती है पुराने गले तक डूबे बंदरगाह की गंध? छोड़ो, उससे भी तेजी से मिलाकर ढेर सारी कलेजे की गर्मी। क्या वह पहुंच सकती है बंदरगाह के सिरे तक? रोक सकती है दूर पास मंडराती नावों को? मिटा सकती है किसी नए हमले की दहशत? अजनबी शहर में समुद्र की मदान लहरों के साथ आक्रामकों की मूर्तियां देखो। तमाम अजनबियों के चेहरे टटोलो और फिर झांको किसी परिचित की आंखों में। वाह। पीछे पीछे चक्रवात, आगे आगे तुम। समुद्र के किनारे किनारे भागो। अनजाने रास्तों पर दूर निकल जाओ, बहुत दूर, बादलों और आंधी की गिरफ्त के बाहर। और सोचो उन अजनबियों के बारे में, उस परिचित के बारे में, और फिर अपनी दौड़ के बारे में। वाह। चक्रवात का कोई प्रत्यक्ष अनुभव रहा आपका उस समय? वो चक्रवात में ही फंसा हुआ था मैं। अरे। एक कविता है, ईंटें। जी। ईंटें सिर्फ उस आदमी का घर नहीं बनाती जिनका नाम खुदा होता है उनकी पीठ पर। आवा में दहकती हुई ईंटें सपने देती हैं बूढ़ों को मंदिरों की घंटियों और बच्चों को घरौंदों के। पालतू बिल्लियों की तरह ईंटें भी अपनी जगह नहीं बदलती। ये चुपचाप दुबक जाती हैं नए आने वालों की बगल में। वे बनाती हैं तरह तरह की तस्वीरें रात के अंधेरे में, दीवार की बनती बिगड़ती रेखाओं के साथ, और पैदा करती हैं न जाने कितने जानवरों और चिड़ियों के चेहरे, न जाने कैसे कैसे तो आदमी। ईंटें विधेय हैं गेरुआ पहनने के बावजूद। वे बच्चों के साथ पीठ पर गर्मियां झेलती हैं और बूढ़ों के साथ छाती पर सर्दियां। ईंटें हवा और पानी की आवाज से ज्यादा बच्चों की कराह सुनने के लिए बाहर झांकती हैं प्लास्टरों को तोड़ते हुए। वाह। एक देख रहा हूँ कि आपकी कविताएं घटनाओं से या खबरों से प्रेरित नहीं होती आमतौर पर। ईंट उनकी पर इस डिटेल तरह। जी। उनके डिटेल में नहीं जाती, जी जी। उनके कंक्लूजन में जाती। जी बिल्कुल। अब ईंट को आप इस तरह से देख सकते हैं, ये भी खास बात। एक कविता थी, मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रही है। शीर्षक याद आ रहा है आपको? वो बातें याद आती हैं जी। शीर्षक से ज्यादा। चलिए तब तक दूसरी कविता सुनाता हूँ। जी। ये अपना राजभाषा नहीं है, हिंदी, उस संदर्भ में थी। हम्म।
नई उगी चमड़ी, तुम्हारी बदलती जातों के साथ साथ बदलती रही तुम्हारी बंदूकों की नोक, तुम्हारे कोड़ों की ऐंठ। हर जमाने में मेरे अंदर संगीनों से उतरती रही, कोड़ों से पड़ती रही तुम्हारी भाषा। तुम्हारे घोड़ों की टापों से उठते गुबार में लाख धुंधला गए थे कंगूरे। तुमने जितनी बार कोड़े सरकाए, चुपचाप पीठ पर हाथ फेरती साफ साफ बकती रही मेरी भाषा। हर बार दुत्कारे जाने के बावजूद तुमसे पूरी तरह कभी भी हारी नहीं मेरी भाषा। मेरी आजादी के नाम पर जब तुमने लड़ाई में मुझे आगे लगाया, खुशी खुशी घावों पर नई चमड़ी सी उग आई मेरी भाषा। क्या बात। पल भर मुकालते के बाद जब चल गया है पता, हमने आजादी नहीं पाया है, सिर्फ नया शासक पुरानी संगीनों और कोड़ों से लैस। छूते ही नई उगी चमड़ी से टीस उठती है मेरी भाषा। वाह वाह, बहुत सुंदर। दिल्ली में जी। छत पर काफी गमले थे हम्म और मेरे घर एक बच्चा रहता था छोटा, हम्म। जिसके माँ बाप ने उसका abandon कर दिया था। जी। कोई उसको मेरे घर कानपुर में छोड़ गया था जब वो बहुत छोटा था, अपने से अच्छा खा भी नहीं पाता था। अच्छा। मेरी पत्नी ने, उसके शरीर में घाव ही घाव थे, हम्म। मेरी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की, गोद में बैठा करके जी। घाव की मरहम पट्टी, ये देखभाल, किसी ढंग से वो जिंदा चलता रहा। हम्म तो वो हमारे कभी कभी मदद किया करता था। हम्म। ये है चीख। जी। कई कई कोण बनते हैं मुंह पर, गिरती है जब मिट्टी, सिर से कच्छे तक अपने ही बराबर गमले उठाते हुए। हम्म। छलछला उठती है आंखें, टूट ही जाता है जब कोई न कोई गमला संभालने की कोशिशें नाकाम करते हुए। हम्म। चुपचाप खाता है देर तक झिड़कियां, चलता है जब गमलों में हाथ उल्टा सीधा, बाहर खेलते बच्चों को उछक उछक कर देखते हुए। क्या बात, बहुत सुंदर। सोचता नहीं वो कभी फूलों के बारे में, हम्म मौसम के गुजरने का इंतजार करते हुए। एक दिन खिलता है जब मौसम का पहला फूल, दूर से ही खूब सारा रंग चटकाते हुए। वाह क्या फूल, चीख उठता है वह हम्म। उजरी हथेलियों से फूल को घेरते हुए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक कविता है,
मेरे होने के बावजूद। जी। बहुत सारी दिक्कतें हैं पहले जो नहीं थी। तमाम किताबें रटने और सभी अदीबों से बचकर निकलने पर नहीं आता मुझे घुसना दालानों में इस तरह कि मुझे देखते ही औरतें बंद न कर दें बातें करना एकाएक, वाह वाह। या फिर हंसना बिना आंचल रखे मुंह पर। मुझे नहीं आता आंगन में उतरना जहां मुझे देखते ही बच्चे बंद न कर दें खेलना, बल्कि खेलते हुए शुरू हो जाए उनका खिलखिलाना भी। वाह वाह, बहुत सुंदर। मुझे सीखना है आना बगीचों में कुछ इस तरह कि भाग में जाएं उड़ती हुई तितलियां, फूलों से रस लेती मधुमक्खियां, गिलहरी भी घूमती रहे वहीं कहीं, मुझसे बेखबर नहीं मेरे होने के बावजूद। ये अद्भुत कविता है, बहुत अद्भुत कविता है ये। कि अपना अस्तित्व जो है किसी दूसरे के अस्तित्व को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न करे, इस तरह से जीना। हमने बूढ़े सीरीज की कविताएं आपको सुनाई थी कभी? नहीं, बूढ़े नहीं सुनी है, कुछ दो तीन सुनी है पिछले बार किसी प्रोग्राम में, सुनना मुझे चाहेंगे? याद आ। बिल्कुल बिल्कुल। वो तीनों चारों कविताएं आपकी शानदार हैं। पहली है, शाम के धुंधलके में हम्म, मंदिर जाने के लिए निकलते हैं दो बूढ़े, हम्म, जोर जोर से पूछते हैं एक दूसरे का हाल। हम्म, पहले के चश्मे की दोनों कमानियां हैं, दूसरे की एक ही है कमानी, लेकिन हाथ में छड़ी है। हम्म, करना चाहते हैं सड़क पार, हम्म। पहला बचाता है दूसरे को दाहिने से आ रही मोटर से करीब करीब घसीटते हुए, वाह। दूसरा बचाता है पहले को बाएं से आ रहे स्कूटर से हड़बड़ा कर ढकेलते हुए। फिर खड़े रहते हैं दोनों कुछ देर तक सड़क के किनारे बिना उसे पार किए। वाह, बहुत खूब। साधारण दृश्य है लेकिन उसमें कितना अर्थ है। दूसरा है, सोने की कोशिश में बातें करते हैं खाली पड़े घर के किसी कोने में पहर रात गए दो बूढ़े। बूढ़ा याद करता है बच्चों की बातें जैसे वे चल फिर रहे हों आस ही पास, हम्म, उनकी ज्यादा जो अब नहीं है दुनिया में। ही जुटता है बूढ़ा हुकारी भरने की जगह जब सिसकियां भरती है बुढ़िया। चुप लगा जाता है वह जब याद करती है बुढ़िया किसी पोते या पोती को। कुछ देर के सन्नाटे में उभरती है बुढ़िया की खर्राटे की आवाज। बूढ़ा जोर जोर से लेता है भगवान का नाम, नहीं टूटती खर्राटे की आवाज। बूढ़ा करवट बदल कर छोड़ता है जोर की सांस। हम्म, इसका तीसरा पार्ट है, मुंह अंधेरे चाय की तलब लिए उठते हैं बूढ़े, हम्म, तेज करते हैं देर तक तापे गए अलाव की आंच। धीरे धीरे जुटाते हैं चाय का सामान। बढ़ जाती है उठते बैठते कराह, कोई नहीं उठता जब आसपास सोया हुआ। हम्म। तेज होती जाती हैं आपसी बातें
अलाव की बढ़ती हुई आंच के साथ। बनाते हैं जानबूझकर हर बात को बतंगड़, चाय के उबलने के साथ साथ बूढ़े। बढ़ते हुए शोर में उखड़ने लगती है आसपास सोए हुए लोगों की नींद। सहम जाते हैं बूढ़े एक दूसरे को धीरे बोलने का इशारा करते हुए। बहुत दृश्यात्मकता है और बहुत गहराई है इन कविताओं में। इसका चौथा पार्ट है, जी। किसी एक बूढ़े के मरने की खबर से इकट्ठा होते हैं बूढ़े। नहीं मिलाते हुए आपस में आंखें, साथ साथ चलते हुए। एक दूसरे से कुछ कहते हैं रुक रुक कर, बहुत दूर से बोलते हुए। सामने हो घर वालों को देते हैं ढाढ़स, अपनी आवाज को ठोस बनाते हुए। राज्य के दिन साफ कपड़ों में आते हैं बूढ़े। बड़ी देर तक बताते हैं मृतक के बारे में और फिर धीरे धीरे पंगत में बैठकर स्वाद से खाते हैं एक एक चीज और नमक या चीनी की फरमाइश करते हुए। कमाल की कविताएं हैं। इसका पांचवा पार्ट है, खुले आंगन में प्यास के साथ साथ खुल जाती है बूढ़े की नींद। पानी पीते हुए धीरे धीरे ताकता है सुनसान घर को। वापस रखते समय फिसल जाता है हाथते बर्तन, खाली कोठरियों और ओसारों को बजाता हुआ। सहम कर देखता है चारों तरफ बूढ़ा। वापस लेटकर एक एक तारे को निहारता है बूढ़ा। रटाया करता था वो सबके नाम बच्चों को, हंसता था बताते हुए बहुतों से सुनी बात। मरने से 6 महीने पहले ही बंद हो जाती है बूढ़ों को दिखनी वशिष्ठ के साथ सटी अरुंधति। जी। अब खुले आंगन में लेटा हुआ बूढ़ा अकेले दोहराता है बार बार तारों के नाम। पूछ नहीं पाया वह कभी किसी बूढ़े से, कब से नहीं देख पाए वे सचमुच अरुंधति। वाह, जबरदस्त। बुदबुदाता है सोने की कोशिश करता हुआ बूढ़ा, उसे तो अभी भी दिखती है अरुंधति। क्या बात है, ये तो पढ़ी है मैंने कविताएं, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बूढ़ों की जो साइकोलॉजी है, परिस्थितियां हैं, विवशताएं हैं, अकेलापन है, इन 4-5 कविताओं में सब कुछ बहुत ही सशक्त तरीके से आया है। ऑब्जर्वेशन कमाल का है आपके। मेरे ऊपर तो एक तोहमत थी जी। कि मैंने प्रेम कविताएं नहीं लिखी। हम्म। अब नहीं लिखी तो नहीं लिखी, लेकिन ये कविता है तुम। दिल्ली में जो लोग रह चुके हैं जी। उन्हें आभास होगा कैसे अक्सर बेमौसम आंधी आती है, फिर कभी बेमौसम पानी बरसता है उमस के साथ, कभी कुछ होता है कभी कुछ। ये कविता है तुम। टनों धूल अटी पड़ी है आसमान में, रोशनी क्या अतुजास, हवा क्या अंधड़। अब तुम हो बेहद उदास और क्रुद्ध। बादलों ने ले लिया है आसमान को अपनी गिरफ्त में, धुंधली कर दी गई है रोशनी। गर्मी अब कैद है गर्म हवा के सीखचों में, तुम्हारी सांसें अब हिंस्र हो उठी हैं। मौसम की हांडी सा पक रहा है जंगल, पूरब से आई है खबर हमले के तैयारी की। धमकियां हैं उठती धीरे धीरे अब कोनों से, आज मुश्किल है करनी तुमसे कोई भी बात। तुम बेचैन हो अपनी उमस भरी आंख सांसों में। पश्चिम के गवैये ने अब छेड़ा है मेघराग, भर चली है मौसम की आंखें, टपक उठी हैं सबको नहलाती। जमीन नम है पत्ते धुले हुए, उमस अब खारिज है
सुबह की रोशनी में। हाँ, दहक उठे हैं अमलदास, गुलमोहर के रंग अब छिटके हैं गालों पर। खिलखिला उठी हो तुम, थिरकती हुई, हिलती डुलती, संभालने में बेहद ही मुश्किल। वाह, बहुत सुंदर। अब प्रेम प्रेम को कविताएं और भी लिखी हैं या बहुत ही कम? नहीं, ऐसे कभी कभी तो देखिए, जितने भी हमारी कविताएं हैं उसमें प्रेम की कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, समग्र अस्तित्व के प्रति प्रेम तो है ही। हम्म, एक एक बूढ़े सीरीज की कविताएं अभी भी गूंज रही हैं। मतलब मैं पूछना चाहूंगा हम्म, कि पढ़ने आप निकल गए यूनिवर्सिटी में, उसके बाद नौकरी और वो अलग जीवन रहता है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। लेकिन ये जो चार पांच कविताओं में बूढ़ों की के जीवन के प्रति या उनके मनोविज्ञान का जो आपका ऑब्जर्वेशन है, ये कहाँ आपको इस तरह के मौके मिले? या फिर एक अलग ही कैपेबिलिटी है आपकी कि बहुत थोड़ा देख के बहुत समझ नहीं, ये बूढ़े तो दिखाई पड़ते थे नहीं? आसपास। नहीं, लेकिन जो वर्णन जिन अपने परिस्थितियों का है। अपने घर जाते थे, कुछ देखा, कुछ पुराना देखा हुआ, कुछ नया देखा हुआ, और सारा कुछ मतलब ये चीजें आंखों के सामने ही होती थी। जी जी। जी। और सच बात तो ये है कि हर लाइन में कोई हम्म, न कोई किस्सा है, जी जी। और उस किस्से को बयान करने में उनको इंडिकेट करना, फिर उनकी तह तक पहुंचना, ये पाठक का काम है। बिल्कुल भी सही बात। जिस बच्चे का जिक्र मैं कर रहा था फूल के बारे में, जी उसी बच्चे पर एक दो छोटी छोटी कविताएं हैं। जी, सुनाइए। एक है शैतान बच्चे। हम्म 10 साल का वह आंखें खोलते खोलते भाई की एवजी में बंध गया है मालकिन के पल्लू से। हम्म भागता फिरता है आगे पीछे, हिलगाए रखती है मालकिन खरगोश जैसा। हम्म जितना दौड़ाती हैं उतना ही ख्याल रखती हैं। वो आंखें लगाए रहता है कब किसी काम से खुश हो जाए मालकिन, जिन्हें कहता है माँ। हम्म, बहुत बोलता कम है, खेलने जाता है जबरदस्ती भेजने पर, बना रहता है हमेशा मुस्तैद। बर्दाश्त नहीं होता उसे जब घर में आते हैं बच्चे और करते हैं उधम। परेशान हो जाता है बिगड़ती तरतीब देख। बाप रे बाप, इतने शैतान बच्चे उसने कभी नहीं देखे, धीरे से कहता है वह माँ से। वाह वाह वाह। इसका दूसरा पार्ट है, मालकिन के दोनों बेटे धक्का मुक्की करते जा चुके हैं पकड़ने स्कूल बस। थक गया है वह बार बार यह ला वह ला सुनते। उचक कर मुश्किल से पहुंच पाया है खिड़की की पहली छड़ तक। बाहर खिली धूप में नहाया है स्कूल, ठंड अब भाग रही है आंखों के रास्ते। हम्म, धुआं सुलगा रहा है चौकीदार, दौड़ लगा रहे हैं बच्चे, बेशुमार बच्चे। कितने शैतान हैं बच्चे, क्लास में जाते ही नहीं, घंटी बजी जा रही है, वह जोर से चीखता है मालकिन की आवाज को अनसुनी करता हूँ। हम्म, वाह। आप तो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। जी जी। एक कविता है आमने सामने। हम्म एक कीड़ा हरा रोएदार, जतन से पोसे मेरे पौधे की पत्तियां खा रहा है। हम्म बेसरोकार इस हकीकत से इस पौधे में मुश्किल से साल भर बाद आती है एक आध नई पत्ती। उसे नई पत्ती खाने का ही शौक है,
वो कुर्र कुर्र खा रहा है नई पत्ती। उसने कर लिया है अपने को पत्तियों का हमरंग, और सबकी नजर बचाता चिपटा है उसकी उल्टी ओर। उसका करीना मात करता है हुनरमंद दर्दियों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। वो रंग बदलता छिपता है जैसे जंगल में सिर और पीठ पर टहनियां बांधे छिपते हैं होशियार सैनिक। पाते ही दुश्मन की आरो बंद कर देता है खाना। वो छिपा नहीं पाता अपनी कुर्र कुर्र। इस आवाज के बगैर मैं उसे पहचान भी न पाता। आपकी बागवानी का कोई किस्सा है, बगीचे का? बागवानी से ज्यादा, देखिए, मेरी कविताओं से कुछ नहीं मिलेगा किसी को अगर वो एक बारीक संवेदना के स्तर को पर नहीं ठहरना चाहता। उसे अगर सब कुछ पका पकाया चाहिए, रोसा हुआ चाहिए, तो मैं व्यर्थ हूँ। नहीं, वो तो पाठक के ऊपर है। एक कविता है ये भी दिन। जमीन को ताक ताक कर भागते जा रहे हैं बादल। बेटे के सिर पर टहोका मार कर भाग गया है कौआ। प्यासों के हुजूम से जूझती अनवरत आस लिए आसमान में टंगी है एक टंकी। प्याऊ के पास घात लगाए चौकन्ना बैठा है राजा। जमाने भर को पापों के लिए कोसती बेटे को घर के अंदर ले जा रही है बड़बड़ाती पत्नी। एक दृश्य था जिसे आप किसी भी तरह कहीं भी जोड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक दृश्य है निर्वाचन समय। किसी एक पल वह चुप होगा और धर लिया जाएगा। किसी एक पल अपनी सारी लंबाई के बावजूद वो अनायास झुकेगा और छिपा नहीं पाएगा अपने खुले हुए अंगों को। किसी एक पल उसकी आंखें चौधिया जाएंगी और बंद हो जाएंगी। उपदेश देते देते वह चूक जाएगा और पकड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग ठिठुर रहे हैं और जिंदा हैं सिर्फ उसी एक पल के सहारे। ये इलेक्शन का दृश्य है। चलिए आज यहीं विश्राम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी।